इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अभी तक जितने क्लास मैंने सीडीपी के आप लोग के समक्ष और जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर है। तो इसको भी उसी आधार पे आपको सीरियस लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको अनसीरियसनेस नहीं दिखाना है, आपको सीरियस इस क्वेश्चन को देखना होगा, तब ये क्वेश्चन आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो चीज़ें मैं समझाऊँगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी हमारा 9 जनवरी 2023 का जो है सीडीपी का क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ देखेंगे, जो बच्चे भी 10 क्वेश्चन रह गए थे। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारी अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिकथन और तर्क वाला है, तो इसको बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से समझने का प्रयास करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया है ए से इसलिए कहा था कि असर्जन जो होता है वो ASSERTION असर्जन होता है। तो इसको आप देखिए, अभिकथन कहते हैं कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्चा पर बल देना चाहिए। ये आपका अभिकथन है। लेकिन तर्क क्या है, इसको समझिएगा। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। एक बार आप अभिकथन और तर्क पुनः पढ़ेंगे, तभी आप चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। और मैं पढ़ने के बाद इस आधार पर पहुंचा हूं कि देखिए, जब आप विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर, यानी कि जो लक्ष्य है आपका पाठ्यचर्चा पर, उसमें बल दे रहे हैं, नवीन ज्ञान का जो सृजन हो। और तर्क आपका है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन को, उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल राइट है। अगर हम ए को अभिकथन ए सही मान रहे हैं, तो उसका जो मेन जड़ है वो आपका तर्क एकदम सही है। तर्क जो है बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिए, ए वाला ऑप्शन में क्या दिया है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इस तरह ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझे हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए अगले क्वेश्चन के लिए। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, जो विद्यालय हैं उसे किस बिंदु पर बल देना चाहिए, वो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना। बी है आपका पाठ्य पुस्तक से सीखना। सी आपका संदर्भ रहित अधिगम। और डी आपका रचनात्मक अधिगम। तो आप जितना क्वेश्चन किए उस आधार पे इसको ऑप्शन को जो है चूज़ करके बताइए। तो देखिए, लास्ट और जो डी ऑप्शन है कि रचनात्मक अधिगम। क्या होता है रचनात्मक? जो रचना यानी कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है, उस पर जो विद्यालय को बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए। उस टॉपिक को, इस बिंदु पे हमेशा जोर देना चाहिए विद्यालयों को अपने अग्रसर होने के लिए। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ए आपका दिया है कि स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। बी आपका है स्व आकलन हेतु अवसर देना। सी आपका है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना। या डी मानकीकृत पाठ्यचर्चा का अनुसरण करना। तो इन सभी ऑप्शन को हम देख लिए। अब अपने ऑप्शन को हम टिक करेंगे। तो चलिए बी वाला ऑप्शन को देखते हैं। स्व आकलन हेतु अवसर देना। स्व आकलन हेतु अवसर देना यानी कि गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है गिव चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट? यानी कि आत्म परीक्षण। क्या होता है आत्म परीक्षण? उसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, और सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बात करें 24वें क्वेश्चन की, दिया है कि अभिकथन। देखिए, अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न फिर आ गए। अब देखिए, अभिकथन बड़े प्रेम से पढ़ेंगे। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसमें अध्यापक की बात हो गई कि विद्यार्थियों की योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। लेकिन तर्क क्या दिया है? योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो देखिए, दोनों को अगर आप मैच करेंगे तो चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं कि आपका जो दोनों का दोनों तर्क है और अभिकथन है, ये दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये देखिए, आप कहीं से सही लग रहा है आपको? अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये सही है किसी ढंग से? नहीं, ये गलत है। और तर्क क्या दिया है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये बिल्कुल गलत है। सही विकल्प आपको डी हमें मिलेगा। ए और डी, ए और आर दोनों सही, गलत है। फिर बात करें 25वें क्वेश्चन की, तो दिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? तो ए आपका है कार्यात्मक स्थिरता।
बी आपका है संज्ञानात्मक सुनम्यता यानी कि लचीलापन, डी है अपसारी चिंतन और सी था, और डी है आपका विमर्शात्मक लेखन। तो क्या सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन आप करिए, ध्यान दीजिए, कार्यात्मक स्थिरता। क्या हो जाएगा? कार्यात्मक स्थिरता, जिसको हम फंक्शनल फिक्सडनेस कहते हैं। फिक्सनेस क्या होता है? फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। 26वें क्वेश्चन में देखिए दिया है अभिकथन और तर्क दिया है। क्या दिया है? अभिकथन और तर्क। तो सीडीपी में आप मान के चलिए कि अभिकथन और तर्क आपको देखने को मिलेंगे, तो आप दिमाग में रख के चलिएगा कि कम से कम आपको 8 से 9 या 10 क्वेश्चन तक अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दीजिए। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन सही होने हैं, 9 क्वेश्चन सही होने हैं, तो जरूर इस पर टाइम दीजिए, जरूर इस क्लास को देखिए, बार बार देखिए, जितनी जरूरत पड़े उतनी बार देखिए। दिया है कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय पर चर्चा करें। चलिए, ये अभिकथन सही है, मान लिया, एकदम राइट है। अब तर्क क्या दिया है कि ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं। ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बनाते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। आपको अगर हम बात करें तो देखिए, तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। क्या है? तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। जो भ्रांतियाँ होती हैं वो वैकल्पिक अवधारणाएँ तो होती हैं, इनका रूप ही होता है, और अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो आपका सही विकल्प जो देखिए, जिसमें दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या करता है, एकदम राइट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। बात करें 27वें क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन दिया है भावनाएँ, और भावनाओं कैसा असर पड़ता है उस पर देखिए, उस पर चर्चा करेंगे ऑप्शन के माध्यम से। ए दिया है कि अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी आपका है अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। सी आपका है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। डी आपका है न तो अधिगम को प्रभावित करती हैं, ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। तो क्या चीज़ें सही हैं, इसमें आपको सभी को आंसर करना है। तो जो भावनाएं हमारी हैं वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ स्मृति को भी। जो भावनाएं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे इमोशंस हैं, अगर इमोशंस कोई हैं तो वो हर हाल में आपके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसको भी प्रभावित करेगी और मेमोरी को भी। तो क्या हो जाएगा? आपको सी वाला ऑप्शन देखिए, दिया है कि अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, यानी कि अधिगम जो सीखने वाली क्षमता है, जो सीखने की जो प्रवृत्ति है आपके अंदर, उसको डायरेक्ट रूप से वो प्रभावित करेगी। किसको? इमोशंस जो हैं आपके, वो प्रभावित करती है, और साथ साथ आपकी मेमोरी को भी, यानी कि स्मृति को भी। अब बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन दिया कि विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेत होते हैं यदि कार्य सीखने के प्रति अभिप्रेत होते हैं यदि कार्य कैसे हों? अप्रासंगिक हों, बिना किसी चुनौती वाला हो, उसके जीवन से संबंधित हो, या बहुत ही अमूर्त हो। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेत तो होते ही हैं। यदि कार्य कैसा हो, तो कार्य कैसा होना चाहिए? वो हर हाल में उसके जीवन से संबंधित हो, तो सीखने के प्रति एकदम उतावले होते हैं, उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे किसी लड़के का मान लीजिए कि इंटरेस्ट है फुटबॉल में, और अब आप फुटबॉल की ही बात कर दिए हैं, तो वो लड़का एकदम, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो हर हाल में अभिप्रेत होगा उस चीज़ को सीखने के लिए। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न थे। 29वां नंबर प्रश्न दिया कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए है आपका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बी है आपका वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। सी आपका है अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। डी के दिया कि विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। विषय से संबंधित शब्द जाल से जो प्रयोग है उसको बचना चाहिए। यही आपका जो दिया कि विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक क्या करना चाहिए? तो जो शब्द जाल होते हैं उनसे इनको बचाइए, वही इनके लिए इस ऑप्शन के थ्रू सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को यही कार्य करना चाहिए। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और 9 जनवरी 2023 के सीडीपी क्लास क्वेश्चन की। तो दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो किसके द्वारा होती है? ए है आपका पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। बी आपका है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। सी आपका बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, और डी आपका रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो इस 30वें क्वेश्चन का आप सभी आंसर करेंगे
30 यानी कि 30 A B C D करके जो भी आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन को हम देखेंगे बहुत ध्यान से। विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव जो है, यही आपको इसी के द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, इसी के द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि विद्यालय संस्कृति की विमुखता का जो भाव है, यही अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस तरह 30 क्वेश्चन जो आपके समाप्त हुए CDP के। तो चलिए अगले क्लास में जो है हम हिंदी के और सारे जो क्वेश्चन हैं उनको बेहतरीन ढंग से, बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। हम चाह रहे हैं कि आपके जो 30 प्रश्न हिंदी से आए और 30 प्रश्न CDP से और 30 प्रश्न EVS से, उनको हम यहाँ एकदम कंठस्थ करा दें, ताकि उस 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएँ, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और आपका भी मोटिवेशन बढ़ा रहे, जिससे हम आगे की और परीक्षाओं में अपना अच्छा करने का प्रयास करें। अभी आप CTET की दीजिए, तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।